बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फर्रुख उड़ाइश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क में 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर बात करेंगे और तज़किरा करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने शाज़िया मरी को क्यों डांटा। साथ ही तज़किरा करेंगे कि जो कोकीन की मलका हैं पिंकी, पंजाब और सिंध पुलिस को दोनों को मतलूब क्यों हैं और उसे सज़ा कैसे मिलेगी। लेकिन आगाज़ करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ट्रंप चीन में मौजूद हैं जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारत के दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं ने यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर तातुल की तस्दीक की है। अमरीकी सदर के मुताबिक अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल कर दे तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर से पाबंदी हटाने का इशारा भी दिया है। हालिया महीनों में पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी सफारती मंजरनामे में मुतहरिक दिखाई दिया है। इलाकाई मामलात में पाकिस्तान की अहमियत पर बात हुई। मुख्तलिफ आलमी ताकतों ने इस्लामाबाद के साथ राब्ते बढ़ाए और सिक्योरिटी तावन पर भी गुफ्तगू सामने आई। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की रवायती मुखालिफ हलकों में बेचैनी पैदा होना गैर मामूली बात नहीं। इसी पस मंज़र में भारतीय मीडिया ने भी इसी कुर्बत को ख़त्म करने के लिए जतन भी किए। एक मुनज़्ज़म बयानिया चलाया गया। कभी आलमी मीडिया में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रियासत के तौर पर पेश किया जाता है, कभी सोशल मीडिया पर खौफ मायूसी और इदारों पर अदम एतमाद बढ़ाने वाली मुहिम्मात चलती हैं। कभी दहशत गर्दी के वाक़यात के ज़रिए ये तासुर दिया जाता है कि मुल्क दोबारा अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। केपी और दीगर इलाकों में हालिया हमलों, बन्नू और अटक जैसे वाक़यात हों, वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी इसी बड़े तनाजुर में देखी जा रही हैं। मुख्तलिफ भारतीय, अफ़गान और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की सरगर्मियाँ, मखसूस हैशटैग्स, रियासत मुखालिफ बयानिए और हर वाक़े को फौरी तौर पर आलमी सतह पर उछालने की कोशिशें इसी जंग का हिस्सा समझी जा रही हैं। इसराइली क़यादत या बाज़ बैनुल-अक़वामी शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान पर तनकीदी बयानात को भी इसी वसी तर जुग़राफ़ियाई सियासत के तनाजुर में देखा जा रहा है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, मुस्लिम दुनिया में इसकी हैसियत, चीन के साथ ताल्लुकात और ख़ित्ते में इसका जुग़राफ़ियाई मुकाम से हमेशा आलमी ताकतों की दिलचस्पी और दबाव के मरकज़ में पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा रखा है। इस सब प्रोपेगेंडे के बावजूद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारत पर बैठ कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सालसी में ईरान के साथ, अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। ताहम मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार ज़रूर हैं। इसी बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, आप दिफाई तज़कियाकार हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। अब ये जो सारी अपडेट है, जो इराक़ची साहब वहाँ पर मौजूद हैं भारत में, लेकिन वो भारत का प्रोपेगेंडा और बाकी सारी चीज़ें वो फिर एक मरतबा उन्होंने वहाँ पर बैठ के इसकी नफ़ी कर दी है, इस तासुर को तोड़ दिया है। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या सिचुएशन है अमेरिका और ईरान के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, और अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रिक्स का जो फोरम है वो, उसका क्या फ़ायदा है कि वो अगर एक मेंबर कंट्री ईरान, जिसके ऊपर एग्रेशन हुआ है, उस हवाले से कुछ स्टेटमेंट ही नहीं जारी कर सका और फिर ब्रिक्स की कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई। इंडिया जो है एज ए चेयर, उसने अपनी स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दी है। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी ये है कि ब्रिक्स की ये नाकामी है कि अगर वो कोई सॉलिड एंड कंक्रीट चीज़ नहीं कर सकता, और इंडिया को क्यों कहा जाता है कि वो ज़्यादातर हर वक्त सिर्फ अपने आप को एक अपॉर्चुनिस्टिक लेंस से देखते हैं, तो वो कोई जिए कोई मरे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ना कोई रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें, ना वो इजराइल को कंडेम करते हैं कि उसने किस तरह ईरान के ऊपर हमले किए। आयतुल्ला खामनाई की असैसिनेशन पे उनका कोई जो है वो, आपको पता है, कंडेमेशन स्टेटमेंट नहीं आई थी गवर्नमेंट लेवल पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात किस लेवल पे हैं। और ब्रिक्स एक फोरम है जिसको ट्रंप साहब पहले कह चुके हैं, ये एक एंटी अमेरिका फोरम है और इंडिया प्रमोट कर रहा है, डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जारी बात है, जो चीन में चीजें चल रही थी, एक सवाल ये था कि शायद चीन जो है वो अमेरिका पे प्रेशर डालेगा कि क्या हमें जो मामला ठीक कर लेने चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि चीन अमेरिका पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेगा ईरान के हवाले से, क्योंकि चीन इस चीज़ को समझता है कि हमें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जिस तरह मिडल ईस्ट में फंसा हुआ है, ये जो बैड ऑप्टिक्स क्रिएट हुई हैं, ये अच्छी हैं चाइना के लिए और ये बुरी हैं अमेरिका के लिए। तो एक तो वो ये चीज़ सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कल अमेरिका को ये भी कह दिया है कि अगर आप हमें तेल बेचना चाहते हैं तो हम आपसे तेल लेना चाहते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें तेल दें। तो द पॉइंट हियर इज़ कि ईरान के हवाले से चाइना के अंदर कोई अर्जेंसी मुझे नज़र नहीं आती कि वो कोशिश करेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से सॉल्व हों। और ये बात बड़ी क्लियर है कि ईरान अपने चाइना जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रहा होगा। वो ज़रूर एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, उसको ज़रूर जो वेनेजुएला से तेल मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। लेकिन ईरान, आपको देखें, चाइना ने कमिटमेंट की है कि वो ईरान को कोई वेपन नहीं देंगे। वो किसी किस्म का पहले भी उन्होंने वेपन नहीं दिया। चाइना शुरू से कंसेशन तेल ईरान से ले रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मिलिट्री हार्डवेयर चाइना ईरान को नहीं दिया जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम होती, ना कोई एयरफोर्स दी, ना कोई और चीजें दी। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टैंड स्टिल सी सिचुएशन है और बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से भी आई। ट्रंप साहब ने चाइना जाने से पहले ये कहा कि चाइना की कोई जरूरत नहीं है इस मसले को हल करने में ईरान के हवाले से। मार्को रूबियो ने कहा कि हम चाहेंगे कि जो चाइना है वो ईरान को कहे कि वो पीछे हटे। तो मुझे लगता है कि ईरान के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट ना होनी थी। बेसिकली चीन और अमेरिका के स्टेक्स इतने हाई थे दोनों मुल्कों के कि वो अपने ही ट्रस्ट डेफिसिट को ठीक कर रहे थे, अपने ही मसले हल कर रहे थे, और इन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो ख़ासतौर पे ये दौरा चीन ट्रंप का, और इसी सिलसिले में जो इन्होंने बात बताई कि भाई ईरान के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू वहाँ से तो होता नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप क्या देख रहे हैं, ख़ित्ते पर क्या असरात होंगे इस दौरे के? फिर साथ ही साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अगर भारत में मौजूद हैं, वहाँ पर बैठ के हमारी बात भी कर रहे हैं। शुक्रिया फारूक साहब कि आपने आज इनवाइट किया, और इट्स एन ऑनर टू बी इन दिस प्रोग्राम अलोंग विद डॉक्टर कमर चीमा। देखिए, जो है ना, ये मेरे नज़दीक ये दौरा जो है ना वो डिप्लोमेटिक लेवल पे तो एक सक्सेस रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट टर्म्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें इस दौरे से प्रेसिडेंट ट्रंप हासिल नहीं कर सके। चाइना लाइक अ गुड होस्ट हैज़, उसने सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें चाइना से निकली हैं। दोनों लीडर्स मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मीटिंग्स भी बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन ना ही तो कोई मेजर ट्रेड डील हुई है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि ऑयल और बोइंग जहाज चाइना मान गया है खरीदने के लिए, चाइना ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर इन दोनों चीजों के ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं की है। जो 3 या 4 चीजें मेरे नजदीक बहुत ज्यादा डिस्कस हुई होंगी इस विजिट के दौरान, वो था ताइवान, तेहरान, टैरिफ एंड ऑयल। ठीक है ना। ताइवान के ऊपर चाइना जो है वो बहुत क्लियर है। उसने अपनी स्टेटमेंट्स में जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आई हैं, उसने ऑलरेडी अमेरिका को कह दिया कि जी कि आप इसमें दाखिल ना हो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि अगर आप दाखिल हुए तो फिर ये इलाका बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। 1 तेहरान के ऊपर जो है वो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बैक स्टेप ले लिया है, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ें चाइना से डिमांड की थी। एक कि हॉर्मुज खुल जाए, और दूसरा यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, और दोनों ने इस चीज़ के ऊपर अपनी स्टेटमेंट में भी जिक्र किया है। सो ये तो दोनों चीज़ें थी जो ईरान ऑलरेडी कर रहा था, यानी कि जो इससे पहले भी 2 सेशंस हुए थे नेगोशिएशंस के, कतर और ओमान में। उसमें ईरान कह रहा था कि उनको कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का इस वक्त शौक नहीं है, और अली खामनेई साहब का फतवा भी उसके लिए मौजूद है। और जो हॉर्मुज बंद की गई थी, वो बंद की गई थी बिकॉज जो इसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए थे। मेरे ख्याल में तेहरान के पीछे चाइना बहुत सॉलिडली खड़ा हुआ है, और वो तेहरान को वो हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो तेहरान को इस जंग के लिए जरूरी है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, और इतना ऑयल उनसे ले रहा है कि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। सो मेरे ख्याल में फ्रॉम द अमेरिकन पर्सपेक्टिव इट हैज बीन एन ओके विजिट, कोई नॉट अ वेरी फैंटास्टिक विजिट जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, लेकिन एक चीज जिसने पूरी दुनिया को बहुत हैरान किया है, और अगर आप CNN, BBC और उनके एनालिसिस भी पढ़ें तो ये कह रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद बहुत ही टेम प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा गया, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एफर्ट की कि वो कोई ऐसी बात ना करें जिससे चाइना
अपसेट हो जाए। सो गुड फॉर द वर्ल्ड मेरे ख्याल। और अगर प्रेसिडेंट शी ने जो भी क्या कहते हैं एडवाइस की होगी प्रेसिडेंट ट्रंप को, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको सीरियसली लें तो आई एम श्योर कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में है ये रिजॉल्व हो जाएगा। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इन सारी इस विजिट के बाद चाइना हैज इमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड लग रहा है कि अमेरिका वुड बी टेकिंग अ स्टेप बैक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ से कैंपेन एक पूरी चलती है, वेस्ट से भी कोई ना कोई चीज़ आती है और उसके बाद सारी रिपोर्ट को उछाला जाता है। मैं इस सारे बैकग्राउंड में इसे भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इसे भी जंग का हिस्सा समझा जाए? देखिए, डेफिनेटली रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये इस तरह के प्लेयर्स आते रहते हैं। आप इमेजिन करें ना, अगर कोई सीबीएस की रिपोर्ट आ गई या कोई छोटे मोटे किसी मीडिया आउटलेट ने कोई बात कर दी पाकिस्तान के बारे में, तो ट्रंप साहब ने आगे कह दिया कि नहीं, हमें कोई हमें पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके बाद सेनेट के अंदर अगर लिंडसे ग्राहम ने कहा डिफेंस सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ वॉर को या डैन केन को कि आप बताएं पाकिस्तान का क्या है, मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। उन्होंने कहा जी हम आपसे एग्री नहीं करते, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, प्रोसेस चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये मैटर तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया के अंदर और इजराइल के अंदर लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को जो लाइमलाइट मिल गई है, एंड देन फिर आपको मिडल ईस्ट के अंदर भी, तो अरब दुनिया के अंदर भी तो बहुत सारे हमारे ऐसे ममालिक हैं जिनको ये है कि पाकिस्तान का किरदार इसमें क्यों है और इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है, और फिर वो इसको इस सऊदी पाक फ्रेंडशिप एंगल से भी देखते हैं कि ये बेसिकली तो जो सऊदी, अगर देखें ये ऐसे ही है, जिस रूम में चाइना बैठा होता है पाकिस्तान भी बैठा होता है, इसी तरह जिस रूम में सऊदी अरब बैठा होता है पाकिस्तान भी बैठा होता है। तो ये नहीं होता, हमारी तो पार्टनरशिप इस तरह है सऊदी अरब और चीन के साथ। तो ये इस चीज़ को जारी बात है उनको वो प्रॉब्लम में है कि इतना ज़्यादा जो ग्लोबल लाइमलाइट में, लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है अमेरिका के अंदर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिसको वो स्टडी नहीं कर पा रहे। अब अमेरिका जो है, आप देखें जो शी जिन अमेरिका चाइनीज कल पहुंचे हैं 2 दिन पहले जी, उसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें। ट्रंप साहब ने अपने पिछले 15 साल 16 साल से जो एक इंडो पैसिफिक और इस खित्ते की जो पॉलिसी थी उनकी, उसको चेंज कर दिया। पॉलिसी ये थी कि चाइना के राइज को काउंटर किया जाए थ्रू एलायंस, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, क्वाड बनाया जाए। आपने फिलीपाइंस को डाला बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके जरिए ट्रंप आके उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने कहा भाई चाइना तो ऑलरेडी एक पावर है जो राइज कर चुकी है, तो हमें इंडिया को इतना कुछ देने की क्या जरूरत है, ये तो एक और हम चाइना क्रिएट कर रहे हैं। और अभी क्रिस्टोफर लॉन्डो जो कि अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया आए हुए थे 3 महीने पहले। उन्होंने कहा कि जो गलती हमने चीन के हवाले से की है वो इंडिया के हवाले से नहीं करेंगे। तो ये पैनिक है इंडिया के अंदर और बहुत सारे हलकों के अंदर कि हम तो अब इररिलेवेंट हो गए हैं। तो ये एक अमेरिकन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है इस खत्ते के हवाले से। अब वो अपने हाथ पैर मारते हैं कि हम तो देखें इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ा वो, इतना बड़ा कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपकी यूटिलिटी कोई नहीं है, आप बहुत कुछ हैं, आप नंबर ऑफ पीपल हैं, यू आर अ सेट ऑफ पीपल, 1.4 बिलियन पीपल, अ गुड मार्केट, बट यू कैन नॉट बी आवर पार्टनर। आप हमारे पार्टनर नहीं हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो ये चीजें हैं, इस वजह से फिर ये रिपोर्ट्स आती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है खुलते रहते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, ये चलता रहेगा, ये आइंदा भी होगा, फ्यूचर में भी आपको रिपोर्ट्स ऐसी नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है। सही साहब, ये बताइएगा आने वाले चंद माह पाकिस्तान और खिते की जो सियासत है कितने अहम साबित हो सकते हैं, खासतौर पर अगर ये ईरान अमेरिका कशीदगी जो है इसकी सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? फरूख साहब, मेरे ख्याल में तो जो है ना कॉन्फ्लिक्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेलमेट सी सिचुएशन आ गई है कि जो कि ईरान को तो फेवर करती है लेकिन अमेरिका को फेवर नहीं करती। खास तौर पे जो डॉक्टर कमर साहब ने भी फरमाया कि जो क्या कहते हैं कि जो एक प्रेस्टीज होती है ना एक सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड की, वो बहुत डैमेज हो रही है विद द स्टेलमेट,
ठीक है ना, क्योंकि लोगों को मौका मिल रहा है इसके ऊपर और बात करने का, लोगों को मौका मिल रहा है, ये देख रहे हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर जो है, जो वाहिद सुपर पावर है, वो इस इलाके में आके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकती। तो सो ये एक सुपर पावर के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो अमेरिका है वो चाहेगा कि वो इस इलाके से निकल जाए। और मेरा ख्याल है कि जो चीजें हैं जिनके ऊपर ईरान को एग्री कराना है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट से वाज़ेह हो चुका है। ईरान मेरा ख्याल ऑलरेडी उन चीजों को देने को तैयार है और एक लॉन्ग टर्म मुआहदे के लिए मेरा ख्याल नेगोशिएशंस चलती रहेंगी और दोनों पार्टीज जो हैं वो दुनिया को नॉर्मलसी की तरफ ले आएंगी। ठीक है। ये जो आप लोगों ने ब्रिक्स और क्वाड की बात की, मेरे ख्याल में इस इलाके में जो है ना, हम ये जो अभी पिछले 1-2 दिनों में इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, मैं फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू उसको बहुत पॉजिटिव देखता हूं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखिए ईरान को अब पहले भी एहसास हो गया था कि उसके ऊपर जितने ये इजराइल ने इंटेलिजेंस हासिल की थी वो इंडियन नेशनल्स के थ्रू की थी, और जो उन्होंने इंडियंस को एक्सेस दी थी अपनी सोसाइटी के अंदर, वो एक्चुअली मोसाद के एजेंट्स थे। और अब ब्रिक्स की ये जो स्टेटमेंट जिसके अंदर ईरान की डिमांड को नहीं माना गया, ये आई एम श्योर कि इसने तेहरान को इस चीज पे कन्विंस कर दिया होगा कि क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो उनका दोस्त नहीं है, बल्कि उनकी एक्चुअली वो इजराइल का एजेंट है, और उसने अगर उनसे दोस्ती भी की थी तो वो इजराइल के मकासद को हासिल करने के लिए की थी। अगर ये क्लैरिटी ईरान को आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा कोई 1000 किलोमीटर का वेस्टर्न बॉर्डर उनके साथ मिलता है, और अगर वो पीसफुल हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ थे, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जो भारत है उसका जो बयानिया, जो जिस तरह से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है, जिस तरह से चीखें निकल रही हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान अपना जो सफारती मुकाम जो हासिल कर चुका है उसकी बुलंदियों को छू रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। जब वापस आएंगे 28वीं तरमीम क्या चल रहा है और पार्लियामान में क्या हुआ, बिलावल साहब, शाजिया मरी साहिबा के हवाले से भी जो चीज़ें चली हैं उस पर शैला रज़ा साहिबा, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमारे साथ होंगी। चल क्या रहा है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान में कोई बातचीत चल रही है, 28वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, इस पर बात करें। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये इस वक्त जो इतलात हैं कि जी 28वीं यानी तरमीम आ रही है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की मुशावरत चल रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ बातें की, तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है? क्या वाकई ऐसा कुछ है कि बस चाय की प्याली में तूफान है? मैं समझती हूँ कि यहाँ तो चाय की प्याली भी नहीं है, पता नहीं कहाँ तूफान है। क्योंकि हमारी पार्टी का एक तरीक़ाकार है, वो फौरन अपने मेंबर्स को एतमाद में लेती है, और कोई मीटिंग ही नहीं हुई। और मैंने काफ़ी दिन पहले भी जब प्रोग्राम कर रही थी मैं, तो उसमें मैंने कहा था कि पार्टी ने हमें किसी चीज़ में एतमाद में नहीं दिया है, बल्कि हमसे ये कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और फिर सबसे पहले मुझे याद है कि चेयरमैन ने कहा था कि बस जितनी आईनी तरमीम होनी थी हो गई, अभी नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पार्टीज के दरमियान इस सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं है और ना अंडर डिस्कशन है ये सब्जेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता एक कमेटी बनी है, नवीद कमर है, शरी रहमान है, मांडवी वाला साहब हैं, और ये जो है वो मशावरत कर रही है कि जो बजट है उसमें मजीद रिलीफ के क्या सामान निकल सकते हैं लोगों को। इस तरह जाहिर है कि चाहे जब हम रुके या ना रुके, इस वक्त इंटरनेशनली जो एक महंगाई का तूफान है वो तमाम दुनिया में आने के लिए खड़ा है, तो उसको किस तरह से हमने देखना है। हमारा मुल्क खुद भी जंग में है अफगानिस्तान के साथ, हम अफेक्टेड हैं इस वक्त मशरक़ वस्ता की वजह से।
तो ये सारी बातें हैं, इस वक्त कोई तरमीम वगैरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी जगह। ठीक, तो ये जो कहा जा रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि भी इस पे ख़जाने पर 700 अरब का बोझ है, ये सूबों को दिया जाता तो बोझ कम हो सकता था, और पीपल्स पार्टी के सामने ये भी चीज़ रखी गई, क्योंकि ये फिर एक वज़ीर ने बात कह दी ना, और फिर कल ये बिलावल साहब के सामने ये बात भी आई, तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि ये BSP के हवाले से भी कुछ बताइएगा, क्या चीज़ें हैं? अच्छा, कुछ वजीर जो हैं वो अपने तौर पे बात कर लेते हैं और पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं होती, तो चेयरमैन साहब के सामने किसी ने नून लीग से इस तरह की कोई बात नहीं की है। हाँ, ये एक बात है कि हर गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना कुछ मसले रहे हैं। नून PTI ने इसका नाम एहसास रख दिया था जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो कहा नहीं जी ये वही है। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, बीबी साहिबा की तस्वीर कोने में चली गई थी। इसके कुछ कंपोनेंट्स थे जिसमें था वसीला हक, वसीला रोजगार, वसीला तालीम, वसीला सेहत, यानी जिसके पास ये होगा उसके यहाँ कोई बीमार होगा तो वसीला सेहत के तहत उसको मुफ्त इलाज होगा, उसके बच्चों की तालीम बेहतर होगी। और वसीला रोजगार ये था कि उसके किसी एक बच्चे को बेहतर जगह किया जाएगा। और एक वसीला हक ये था कि अगर 3 साल बाद वो लेना छोड़ दे और खुद कोई कारोबार करना चाहे तो उस वक्त ये था कि 3 लाख रुपए वो फिर ख़त्म कर दिए गए। फिर बाद में उसे किसी और नाम से मंसूब करके शुरू करने की कोशिश की गई। तो ये चुपता तो है लोगों की आंखों में, लेकिन ये हमें भी मालूम था, तो हमने इसको असेंबली से पास कराया था। और अब इसमें कोई भी तब्दीली असेंबली से पास किए बगैर नहीं हो सकती। चले, आप मेरे लिए तो ये खबर है कि जब शैला साहबा कह रही हैं कि भाई 28वीं तरमीम के हवाले से अभी शोर मच रहा है, तो तब वो मुझे कह रही हैं हमने जब पूछा है तो चेयरमैन साहब ने तो यही कहा है कि भाई अब कोई तरमीम नहीं आ रही, फुल स्टॉप है इस पर। इससे पहले भी उन्होंने पब्लिकली भी कहा था कि बस जितनी हो गई तरमीम हो गई अब। तो कल क्योंकि 4-5 दिन से वीलॉग का एक तूफान आया हुआ था जिसमें बजट से पहले 28वीं तरमीम पास होती बताई गई थी। सरदारी साहब का इस्तीफा था, पीपल्स पार्टी का धड़न तख्ता था, तो हमारे मेंबर्स भी परेशान थे, कुछ ज़रा वीलॉग तो सुन ही लेते हैं, तो वो उस पे तो उस पर चेयरमैन ने खुद ही सबको इत्मीनान में लिया, लोगों ने सवाल भी पूछे। तो असल जो बात है वो यही है कि हमें इस वक्त पार्टी में अगर देखा जाए तो चेयरमैन ने सबको इत्मीनान में लिया है कि दुनिया के जो हालात है उसमें हमने पाकिस्तान का सबसे पहले सोचना है और पाकिस्तान के बारे में बात करनी है और पाकिस्तान में लोगों के हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं उसको देखना है। सियासी मोर्चे अपनी जगह, गिलगित बल्तिस्तान में हम नून लीग और दूसरी पार्टी सामने सामने है, वो सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम है तो उसमें हम सिर्फ इस वजह से कि कोई तो पार्टी इस वक्त नून लीग गवर्नमेंट कर रही है तो हम उसमें इस वजह से मुखालफत करें, इस वजह से मुश्किल में डालें, ये नहीं। ठीक है, तो शैला साहबा ये बताइएगा, ये बिलावल साहब और शाजिया साहिबा वाला एक मामला हुआ, उसे लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से देख रहे हैं। डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन ऑन कैमरा चीज़ आ गई तो लोगों ने कहा क्या ये जमहूरी रवैया है, क्या ये बीबी का बेटा है, जिस तरह, तो ये बहुत सी बातें हुई हैं, क्रिटिसिज्म हुआ है। ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए शाजिया आज भी साथ गई हुई है कोयटा, उनके साथ जब इंसान साथ बैठता है तो वो अपने लीडर के लेवल को मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। डेफिनेटली चेयरमैन नाम नहीं लेना चाह रहे होंगे, लेकिन हम वर्कर वगैरह समझते हैं कि शायद इनको अपनी मसरूफियत में नाम याद नहीं रह गया, तो वो हो जाती है ऐसी बातें, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और आप यकीन करें कि बीबी साहिबा बहुत टाइम की पाबंदी करती थी। अगर वो कहती थी सुबह 7 बजे निकलना है तो 7 बजे निकलना होता था, और वो किसी को भी नहीं देखती थी, अपनी गाड़ी में बैठती थी और सारे फिर पीछे दौड़ते थे। तो ये एक ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है और बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी बहुत से मामलात में। अगर मीटिंग में कोई 15 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए तो डोर्स बंद क्लोज हो जाते थे। और ये अगर आप ये डिसिप्लिन ही तो है जो आज तक पीपल्स पार्टी सरवाइव कर रही है, कोड़े खा के, जेलों में जाके। तंजीम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक है,
ये डिसिप्लिन वाला मामला था, बिल्कुल एक कंफ्यूजन हुई उस मौके पे। एक बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में, जैसा आपने बताया ना, मैंने देखा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, कैंपेन चल रही है, तो आप लोगों को भी, क्योंकि वहाँ पर इस बात पे एतराज़ तो होगा कि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उनके साथ वुज़रा थे, चीज़ें थीं, जब वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हों, इलेक्शन का माहौल हो, तो आप भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए, तो आप लोगों को भी ये चीज़ थोड़ी अजीब तो लगी होगी कि भाई इस टाइम में, इलेक्शन के टाइम में वज़ीर-ए-आज़म साहब आ गए हैं और चीज़ों के ऐलानात कर रहे हैं, इससे फ़र्क तो पड़ता है ना वोटर्स की सोच पे? बहुत ज्यादा पड़ता है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, गैर आईनी है। आप कोई ऐसी चीज बांटे जिससे अवाम को डायरेक्ट बेनिफिट हो, ये बहुत गलत बात थी और हमने इस पे इतराज किया और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसी बात नहीं, करते रहेंगे। क्योंकि मैंने भी 2018 में इलेक्शन लड़ा था और मैं उस वक्त डेप्यूटी स्पीकर थी। सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी, अपना प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ वापस की थी और मैं एक आम आदमी की तरह अपने हल्के में जाती थी और यही तरीका होना चाहिए। शैला साहब, मैसेज दिया होगा आप लोगों ने कि भाई आप लोग इलेक्शन तो लड़े ना, हुकूमत आपके पास है, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, फेडरल कैबिनेट है, तो आप लोगों ने इस तरह से मैसेज पहुंचाया होगा या जी? आवाज़ बुलंद हम डायरेक्ट मैसेज क्यों पहुंचाएंगे? हमने पूरे पाकिस्तान को और पूरे चैनल्स पाकिस्तान से जहाँ बाहर देखे जा सकते हैं वहाँ पे बताया, आपको बता रहे। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आपने गलत किया, तो यकीनन इधर भी हुआ होगा, मैं कह नहीं सकती, लेकिन आपको बताने का तो मतलब है कि एटलीस्ट 5 करोड़ लोग तो देखते हैं। ठीक है शैला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पिंकी, जो बहुत जिनका चर्चा चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, ये पंजाब पुलिस सिंध पुलिस के दरमियान में क्या चल रहा है, ये सारी जो कहानी है, इस पे शरार निसार साहब हमारे साथ होंगे, आप क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे। वेलकम बैक। आपने अनमोल उर्फ पिंकी की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, असल कहानी क्या है? हमारे साथ शरार निसार मौजूद हैं, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, और लाहौर में कितने मुकदमात दर्ज हैं, गिरफ्तारी कहाँ से होती है, और किन किन पर्दानशीनों के नाम आते हैं, सियासतदान, अदाकार, और कौन कौन, और क्या हो सकता है आगे जाके, क्या होगा, ऐसी बातें हैं कि आप सुन के हैरान रह जाते हैं। शरार साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताएं ये कौन है खातून, कहाँ से आई, और अब पूरे पाकिस्तान में इन्हीं का चर्चा क्यों है? अब फारूक साहब सब ये कह रहे हैं कि अनमोल पिंकी जो है वो गिरफ्तार हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम जो है वो अयां हो गया है। अच्छा, जो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी है अब वो सामने आ गई है। जिस तरह ये कहा जा रहा है, अगर एक साल में 3500 के करीब अफराद जो हैं वो जुडिशल किलिंग है, अगर ये कहा जाए कि जी सीसीडी की हिरासत में छुड़ाने आए और वो मारे गए, और ये कहा गया वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट भिजवाएगी जी क्राइम कंट्रोल कर लिया गया। आज एडिशनल आईजी कराची ने तस्दीक कर दी है, उन्होंने कहा है जी कि ये एक पिंकी के साथ 20 आइस क्वींस लाहौर में मौजूद हैं, यानी 20 पिंकियां लाहौर में मौजूद हैं। 20 पिंकियां लाहौर में मौजूद हैं और 7 उनके साथ राइडर हैं जो लाहौर से कराची कुकीन लेकर आते थे। ये एडिशनल आईजी कराची बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके साथ 17 के करीब नाइजेरियन, साउथ अफ्रीकन भी लाहौर में मौजूद हैं। अब बात यह है कि जो ये मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को क्यों जरूरत पेश हुई कि तैनाती के फौरी बाद उन्होंने पुलिस लाइन में ऐलान किया कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज किया तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। 700 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं पुलिस एहलकारों के खिलाफ, उसमें बेशुमार वो भी हैं जो झूठे मुकदमा दर्ज करते थे। अब इन्होंने मंशियात का मैकेनिज्म क्या बनाया हुआ है, जो पीने वाला है उस पर पर्चा दे दें। अब ये जरा समझने और सुनने वाली बात है। नार्कोटिक्स तब लगती है 9C जब कम से कम 1.5 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद हो, और उससे पहले 9B लगती है अगर 1400 ग्राम है। 1400 ग्राम जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। जब 9C लग जाती है तो फिर वो बेलेबल नहीं है, वो नॉन बेलेबल है। अब होता क्या है कि पकड़े जाने से जेल जाने तक कई मराहिल में डील्स होती हैं। कई मुकदमा जो होते हैं जब पकड़ी जाती है मंशा तो उनसे पूछा जाता है 9C लानी कि 9B लानी, ये रूटीन की प्रैक्टिस है। ठीक है। अभी जो तस्दीक हुई है, अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है ज़ीशान रजा, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है। SPCRO की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है कि जी 4 मुकदमे अगर लाहौर में मौजूद हैं, उसका भाई जो 73/22 कोड लखपत में मुकदमा है उसमें वो गिरफ्तार हुआ तो उससे जी 1.5 किलो चरस बरामद हुई। अब उसमें बाद में नीचे तहरीर में ये लिखा है जी पिंकी जो है
वो पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गई। तो फिर आज तक पकड़ी क्यों नहीं गई? ये 2022 का मुकदमा है, जो है वो पुलिस एहलकारों को कुचलते हुए निकल गई। ये कुचलते हुए 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। 6 जनवरी 2022 में ये मुकदमा दर्ज होता है, तो उसको इश्तिहारी करार नहीं दिया गया, ना ही उसकी दफात लगाई गई। अब जब उसने खुद ये स्टेटमेंट दे दी है कि जी मैं तो 2024 में भी पकड़ी गई हूँ लाहौर में, तो फिर उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो था, तो सीआईए कोतवाली का नाम आ रहा है कि वहाँ पर उसको रखा गया। वहीं पे उसके वो जो राना इकराम जिसका नाम आ रहा है कि अब उसका ये कहना है कि जी मेरी दोस्त है, जबकि बाज़ राय का ये कहना है उसने निकाह उसी दौरान पढ़ाया। ठीक है। अब उसका ये कहना है कि जी जब अगर पकड़ी गई तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया गया? उसी राना इकराम पर यह भी इल्ज़ाम है जिसका 4 दिन से मोबाइल बंद है, और उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि आप इसको कैसे लेकर गए और कौन कौन सा पुलिस अफसर उस वक्त आपके साथ शामिल था जब वो 2024 में पकड़ी गई। जब पकड़ी गई। अभी तक कितने मुकदमात हैं जो यहाँ पर दर्ज हैं, जो सिंध में, क्या आदादोशुमार है? देखिए, एडिशनल आईजी ने तस्दीक की है कि 20 मुकदमात इसके सामने आ चुके हैं, जिसमें कत्ल का भी एक मुकदमा शामिल है। अब देखिए सपोर्ट किस तरह से होती है। उसका जो जेस्चर था, आपने भी पढ़ी होगी जेस्चर लैंग्वेज, वो बता रहा था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। कोई नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर इतने मुकदमात दर्ज थे, वो कोई रातों रात तो नहीं हुए, तो पहले दिन जब उसको पेश किया गया तो सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं लगाया गया? उस सब इंस्पेक्टर समेत जिन 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, ये पुरानी प्रैक्टिस है कि जब हाइप क्रिएट हो जाए तो फिर 2-4 बंदे थल्ले मुअत्तल कर दो। लेकिन जो एडिशनल आईजी अब कह रहे हैं, नहीं, जब पेश किया गया तो फिर उसे जुडिशल कर दिया गया, तो उसे जुडिशल करवाया गया। देखिए, अदालत जो होती है वो पुलिस के डॉक्यूमेंट देखती है कि इनको रिमांड देना चाहिए या नहीं। तो जो आप रिकॉर्ड पेश करेंगे, तो जब आप अगर अदालत में रिकॉर्ड पेश करें जी कत्ल भी मतरूब है, 20 पर्चे हैं सिंध में, तो फिर तो 100 ऑफिसर उसका रिमांड मिलना था। दूसरे दिन दूसरी अदालत ने उसका 3 रोजा रिमांड दे दिया। तो ये आप स्टार्ट में ही उसको तो सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है। वजीर दाखिला सिंध कह रहे हैं कि उसकी मेहरबानी वो वहां से फरार नहीं होगी। देखें जी, उसके घर से जो वो चहक के लहक के वहां पे आ रही, जो पुलिस कह रही है कि पिस्टल उसके पास था, ग्लॉक, वो 25 लाख रुपए का पिस्टल है। अब वो ये कह रही है, एक ट्रांजैक्शन ऐसी भी हो चुकी है लाहौर में, जो उसने कहा है कि एक एजेंट के जरिए दुबई से 7 करोड़ रुपया भी पाकिस्तान आया जब वो पकड़ी गई। अच्छा। लाहौर में। और उसका ये कहना है, उसका ये बयान है, आपने अगर उसकी ऑडियो मैसेज सुने हो तो वो कह रही है पंजाब और सिंध के दरमियान, पुलिस के दरमियान क्या चल रहा है वो खबर दें हम। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा ही अच्छा सवाल है जो रिलेट किया आपने। अभी इसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शामिल हो गया है। अच्छा जी। देखिए, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो पुलिस में हमेशा से रहा है। वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भाई कत्ल होता है तो 9 साल बाद फैसला होता है, वो खुद वजीर आजम थी। ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। अब अगर आईजी, एडिशनल आईजी वहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सिंध पुलिस ने तो बड़ा अच्छा काम किया, 20 पर्चे ऐसी काट लेने। लेकिन वहां पे किसी सहाफ़ी ने ये सवाल नहीं किया कि ये 20 पर्चे आपने क्या हाथ से बनाए हैं? आपका सीआरओ कहाँ था जब पहले दिन उसको पेश किया है? तो वो जो 3 एहलकार आपने मुअत्तल की, किसने आपको कहा था? तो ये लाहौर में 10 दिन पहले वो नवाब टाउन के इलाके में मौजूद थी। मैं खुद नवाब टाउन गया हूँ जब मेरी SHO से भी बात हुई और मैंने वो रिकॉर्ड देखा। वहाँ पर किसी जगह पर किरायानामा दर्ज नहीं था। अभी 4 महीने में लाहौर में 178 मुकदमे दर्ज हुए हैं किरायानामे एक्ट के, कि जी ये 2000 रुपये इन्हें किराए का मकान लेता है, लेकिन इन्हें पुलिस ने नहीं दसिया तो पर्चा दे दो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स पे पर्चे दे दिए गए, रोड ब्लॉक करने के, एहतजाज करने के। उनका CRO है, लेकिन अगर आइस क्वीन जो है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रही है, 15 शहरों में उसके घर हैं, कुछ रेंटेड हैं, कुछ अपने हैं, और करोड़ों रुपए वो कमा चुकी है। तो उसका फिर बरमला ये भी कहना है कि अगर मैंने 20 करोड़ रुपया कमाया है तो उसमें 10 लाख रुपए मैंने पुलिस को दिया है। अच्छा, एक तो ये कि इसके जो बड़े नामवर ग्राहक हैं, यानी क्लाइंट जो हैं वो बहुत नामवर हैं, सियासतदान भी और अदाकार भी और बड़े बाअसर लोग। एक तो वो उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। पहले ये बताएं, गिरफ्तारी लाहौर से है या कराची से है? एक वीडियो तो कराची अभी भी इंतहाई मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जब देखिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और हिसास इदारे ने उसको पकड़ा है, और उसका जो मैकेनिज्म था वो सिर्फ व्हाट्सएप चला रही थी। जो 3000 अफराद उसके उस गैंग में शामिल है, ये फिल्मों में देखा होगा आपने, उन सब के पास सिम नहीं है, वो व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं। और वो बेच कैसे रही है कि फलां जगह को, फलां जो थड़ा है उसके ऊपर रख दें, और उस थड़े के ऊपर एक बंदा खड़ा है, वो वीडियो बना रहा है जो लेने आ रहा है, और वो पिंकी को जा रही है।
अभी जो उसके वॉइस मैसेजेस आए हैं उससे उसका नेटवर्क ऑन हुआ है। अगर ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस तरह की बनाई जाए जिसमें MI वो शामिल हो, उसमें कुछ जजेस शामिल करें, तो फिर जो 869 नाम आए हैं सामने जिनके वॉइस मैसेजेस एडिशनल IG के पास हैं, लेकिन ये एडिशनल IG ये इस तरह की पोस्ट रह गई हैं कि ये पहले जो आला हुक्मरान होते हैं ये उनके घरों में जाके पहले सलाम करते हैं और उनसे डिक्टेशन लेते हैं कि अब हमने क्या करना है, क्या करें। देखें वो ऐसे करें कि जैसे जावेद इकबाल था एक IG, तो वो जब DIG कराची था तो उसने कैबिनेट की मीटिंग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी वज़ीर आज़म को कह दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। वही जावेद इकबाल जब IG पंजाब आके लगा तो उसने चौधरी निसार जैसे इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे एक DSP का तबादला नहीं किया, तो फिर 35-40 MNA MPA गए और उसको FIA भिजवा दिया कि पागल है। तो क्या होगा इसका, जो ये हमारी मलका कोकेन, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, आप क्या समझते हैं? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में लाया जाएगा, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने भी कोई रिपोर्ट मांगी है, CCD भी देख रही, क्या चल क्या रहा है? बिल्कुल, CM ने भी नोटिस लिया है और CCD से ही रिपोर्ट मांगी है। अब CCD भी अगर मेरिट पे काम करे, CCD ने पिछले दिनों में एक जॉर्डन गैंग पकड़ा गया जो इंटरनेशनल मंशियात फरोश था जी, उन्होंने अपनी जमानत करवा ली और 2 कांस्टेबल पकड़े गए, गफूर और उसका भाई दोनों, वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। वो एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा ने जब इंक्वायरी की, वो आज भी दोनों जेल में हैं, तो वो उनसे करोड़ों रुपए भी लेते थे। तो अब बात तो ये सामने लाने वाली थी कि क्या वो दोनों भाई कांस्टेबल वो सारे पैसे खुद खा गए। तो जॉर्डन गैंग आपको पता है कितना बड़ा गैंग था, उन्होंने जाकर DIG इमरान केशवर को वहाँ से बैरून मुल्क से धमकी लगाई, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन की कि मुझे धमकाया गया। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जब तक हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे कि अगर कोई पुलिस एहलकार, कोई अफसर कोई इस तरह की काम करता है, सरपरस्ती करता है, तो जब वो मुअत्तल होता है, बर्खास्त होता है, तो उसको रीस्टेट ना किया जाए। तो ये जो बीबी हैं वो तो बड़ी शातिर हैं, वो कहती हैं पिंकी नाम ही काफ़ी है, यानी वो ब्रांडेड चीज़ें अपनी सेल कर उनके घर से जो देखें, उसने जो एक इससे भी खौफनाक बात की, उसने एक सेल लगाई सोशल मीडिया पे। उसने कहा जी 3 किस्म की क्वालिटी है, वाइट, ग्रे एंड ब्राउन। जो ब्राउन आइस है वो है 60,000 रुपए की ग्राम। अब कराची में 3 ऐसी एक बच्ची में 3 अफराद मारे गए हैं जो आला पॉलिटिकल लोग हैं वहाँ के, उनके करीबी अजीज हैं। तो ये इसलिए भी थोड़ा सा काम उठाया गया, इसको पकड़ा गया। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये एक डांस पार्टी में कोकीन पी गई है, तो वहाँ पे ये तीनों जो है बेहोश हुए। असल मसला आप कह रहे हैं कि वो चूंकि लोग हाँ जी, डैमेज हुए, उसकी वजह से उनको ये पता चल गया कि उन्हीं के एक दोस्त ने बता दिया एक सिंध की एक आला सियासी शख्सियत को कि ये आइस कहाँ से आई। तो उसके बाद जब इसको ट्रेस करवाया गया एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और एक हिसास इदारे से, तो उन्होंने इसका व्हाट्सएप लोकेशन ट्रेस की जो लाहौर में नवाब टाउन के इलाके में, उसी DSP ने जो एंटी नार्कोटिक्स सेल का इंचार्ज लगा हुआ था यहाँ पे, जिसने बाद में उससे निकाह किया या दोस्ती की, जो वट एवर इट इज, उसी ने इसको सपोर्ट किया और वहाँ पे घर लेके दिया जहाँ से ये पकड़ी गई। और अभी भी उसका जो एक ब्लैक कलर का डाला जो वहाँ से बरामद हुआ वो लाहौर के एक वेयर हाउस में खड़ा है। और अब ये बात बन चुकी है कि जी चूँकि कराची वाले जो हैं वो खुद क्रेडिट ले रहे हैं, लाहौर वाले इसलिए नहीं ऑन कर रहे कि अगर हम ऑन करेंगे तो 4 मुकदमे तो उसके दर्ज हैं। तो हमने उसको ना इश्तहारी किया ना उसको, देखें ज़िमनी में जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है, फारूक साहब अगर आप किसी दोस्त के मुकदमे में मुदई नहीं है, गवाह हैं, तो आपकी गवाही भी CRO में आ जाएगी कि जी ये फलां मुकदमे में गवाह हैं। लेकिन तो पिंकी का आइस क्वीन जो है वो मैनेज होता है, ना किसी ने गिरफ्तार किया, ना किसी ने इश्तिहारी करार दिया। तो उसने इसीलिए कहा ना कि रोक सको तो रोक लो। रिटायर होके फिर कहते हो कि मुझे पकड़ नहीं सके। यस, और अब फिर तुम भी रिटायर हो जाओगे और तुम 15 साल भी लगे रहोगे तो मुझे नहीं पकड़ सकते। देखिए अगर ये तो उसने कहा था ना शाहरुख खान की मूवी का, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो वो भी फिल्मों वाला ही काम कर रहे थे। उसने जो लूट सेल लगाई सोशल मीडिया पे कि अगर आप इतनी क्वांटिटी की आइस लेंगे, ये सोशल मीडिया के डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। तो लाहौर पुलिस जो इधर आइस क्वीन वहां के कह रहे हैं वो उनको पकड़ने में अभी तक पकड़ा गया है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी तो तेजियां चल रही होंगी ना, वो खबर दें। देखें चंद रोज कबल आपने देखा होगा वज़ीर आला पंजाब ने आला पुलिस अफसरान को बुलाकर कहा है कि मुझे जो रिपोर्ट देते रहे आप वो कुछ और है।
तो ये क्या हो रहा है? क्राइम तो कोई कंट्रोल नहीं हुआ। अब क्राइम कंट्रोल क्या हो रहा है जी? प्रेस रिलीजेज आ रही हैं। मैं आपको एक मजे का वाकया बताता हूं, आप समझ जाएंगे सारा मैकेनिज्म। लाहौर ग्रीन टाउन में 6 अफराद कत्ल होते हैं। एक लड़का मुलजम जो है वो आइस का नशा करने के बाद अपने ससुराल को, बीवी को, सबको कत्ल कर देता है और उसके बाद वो थाने जाकर पेश हो जाता है। तो साबिक आईजी पंजाब के पीआरओ की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है कि आईजी साहब ने 3 टीमें बना दी हैं मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए। आईजी साहब शायद सो रहे होंगे और उसको ये पता नहीं होगा, पीआरओ को भी, कि वो तो खुद पेश हो गया। तो यहाँ पर जो नोटिसेस लिए जाते हैं, जो टीमें बनाई जाती हैं, वो पहले से उसका स्पेसिफिक जो है ना स्पेसिमन पड़ा होता है, वही वो मीडिया को भिजवा नाम फिट हो जाते हैं। नाम फिट हो बहुत शुक्रिया आपका शरार निसार। आपने ये सुना है, ये जो वैसे तो कोकीन की मलका कहना कितनी बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन ये टीवी पे मैं बात कह रहा हूँ, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बड़े इवन वो ये जो जहर कातिल है वो खुद उतार रहे हैं और बहुत महंगा ख़रीद के। लेकिन इस तरह के लोगों को ना कोई पकड़ रहा है, ना कोई इनके पीछे जाता है और हम भी चंद दिन बात करके फिर बैठ जाते हैं। शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।